अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे इकॉनमी से रिलेटेड। मुल्क का ज़ाहिर बड़ा अहम मसला है और कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बाद सियासी इस्तेहकाम के साथ साथ शायद सियासी इस्तेहकाम के साथ साथ मुआशी इक्तसादी इस्तेहकाम भी आएगा। ताहम बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि मुल्क में किसी तरह से भी इस्तेहकाम आ नहीं रहा। उल्टा हम देख रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन में महाज आराई का एक सिलसिला शुरू हो गया है। अब प्रोसेस में हो ये रहा है कि इकॉनमी सफ़र कर रही है। बातें तो सभी ये करते हैं कि चार्टर ऑफ इकॉनमी होनी चाहिए। इस अहम मसले पर तमाम सियासी जमातों को बैठ कर कोई हल निकालना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि अमली कदम इस हवाले से कोई भी उठाने को तैयार नहीं है। अब जबकि महंगाई का एक तूफान है, महंगाई काबू में नहीं आ रही, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमने देखा कि 1.25 बेसिस पॉइंट्स में इजाफा कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और जिससे शरह सूद 15% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। इस पर ज़रा बात करेंगे कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। इसके साथ साथ हुकूमत बात कर रही है कुछ रिलीफ देने की आवाम को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी मार्केट्स की अगर बात करें तो ऑयल प्राइसेस भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो गई हैं, गंदम की कीमत में भी कमी आना शुरू हो गई है। तो देखना ये कि गवर्नमेंट किस हद तक इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में आवाम को रिलीफ दे पाएगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, और बात करने के लिए माहिर मुआशियात ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर वकार मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब, आपकी इजाज़त से डॉक्टर साहब से आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि ज़ाहिर है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए शरह सूद में इजाफा किया गया है और शरह सूद 15% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। कैसे देखते हैं आप ये? बज़ाहिर तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किया गया, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? बहुत शुक्रिया सोनिया। आप देखिए, मतलब इस कदम के ऊपर तो अभी मैं देख रहा था, ब्लूमबर्ग ने भी बड़ी हैरत का इजहार किया है कि एकदम से इतना ज़्यादा एक्शन लिया है। क्योंकि अगर मंथ ऑन यानी जो जून का इन्फ्लेशन आया है वो यकीनन 21% था, लेकिन ओवरऑल एवरेज इन्फ्लेशन पिछले साल 12-12.25% पे रहा है। लिहाजा यानी उस नुक्ता नज़र से भी देखा जा सकता था। दूसरे ये कि यानी ये जो सेंट्रल बैंक है, ये अकेला तो ये सारा मामला नहीं कर सकता, और इसके पास अगर ये इंस्ट्रूमेंट है तो इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल करना, अब आप देखें कि यानी इससे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को रनिंग कैपिटल भी चाहिए होता है, लिक्विडिटी चाहिए होती है, और अगर वो इसको हासिल नहीं कर पाएंगे तो फिर मतलब प्रोडक्शन को, पैदावार को नुकसान पहुंचेगा, तो इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचेगा। और मतलब बहुत आराम से स्टेट बैंक ने तो अपने स्टेटमेंट के अंदर ये कह दिया, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में कि 3% की ग्रोथ होगी, लेकिन ये तो अभी तो आप लेके चले हैं 5%। अभी तो वो टारगेट जो बजट के मौके पे पेश किया गया है उसकी तो अभी स्याही भी खुश्क नहीं हुई, और आप अगर ये मुतबादिल ख्याल रखते हैं कि ये 2-3% की ग्रोथ होगी, तो ये तो बहुत बड़ा धचका होगा मईशत को। और अगर यानी कि 4% से कुछ भी कम ग्रोथ रेट मेरे ख्याल में वो मुल्क के अंदर एम्प्लॉयमेंट के लिए, पॉवर्टी के लिए अच्छा शुगुर नहीं होगा। और यकीनन आप देखेंगे कि और अभी से ही आवाज़ें आ रही हैं कि बिज़नेस जो है वो बहुत सीखपा होगी इस फैसले के ऊपर। लेकिन एक बात हमें समझनी चाहिए इस वक्त, और हकीकत पसंदी का मुजाहरा करना चाहिए, और ये कि हम इतना तड़प रहे हैं IMF के प्रोग्राम के लिए, और लगता है कि हमारी जान उसी के अंदर पड़ी है। तो वो अगर उनका ये तकाजा हुआ कि जनाब आप इसको जो है बढ़ाइए, फिर तो आपके पास कोई आज़ादी है ही नहीं ये फैसला करने की। चलें डॉक्टर साहब, इसमें दो चीज़ें मैं पूछूंगा आपसे, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि माशाल्लाह बड़ा कैरियर है, बहुत हुकूमतों में सर्व भी किया आपने, और एडवाइज़र के तौर पे भी अभी पिछले अरसे में आप रहे हैं। अपना इनपुट आज भी लगता है कि हर जगहों पे अपना दे रहे हैं। आम तौर पे कहते हैं कि इसमें फ़िलासफ़ी ये है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की एक वजह होती है
کہ جب اکانومی اوور ہیٹ کر رہی ہو تو پھر چلیں اچھا لگتا ہے کہ جی اب جو ہے نا لوگ قرضے کم لیں گے, بینکوں کے پاس بورنگ کم ہوگی اور اس سے شاید پھر کسی حد تک انفلیشن کم ہوگی. یہاں تو ڈاکٹر صاحب بالکل الٹ ہے. ابھی دیکھیں فائدہ تو بینکوں کو ہوتا ہے جب انٹرسٹ ریٹ بڑھائے جاتے ہیں, اور کیا بدقسمتی ہے کہ جناب لوگ سینٹرل بینک سے لے کے پیسہ اور انویسٹ کرتے ہیں بینکوں میں اور وہاں پہ علیحدہ کمائی کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا سوال آپ سے ہے کہ اس سٹیج پہ کیا حکومت کو یہی نظر آ رہا تھا کہ بھئی انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے ہم مہنگائی کو کنٹرول کریں گے, انفلیشن کو, دوسری طرف جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی بالکل رک جائے گی, ابھی تو لوگ جائیں گے نہیں, اب بورنگ کے لیے لوگ نہیں جائیں گے, اتنی زیادہ حالات ویسے ہی ٹھیک نہیں ہیں, کوئی چیز نہیں ہے, انڈسٹری کیسے آگے پہیا چلے گا. تو یہ کیا ہے آپ کے خیال میں اس وقت حکومت دباؤ میں ہے کہ صرف مہنگائی کو روکنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ جی انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا وہ بڑھا دیے جائیں؟ یہ تو احتشام پہلے تو یہ طے کر لینا کہ یہ تو اب اتنی آزادی ہو گئی ہے کہ یہ اسٹیٹ بینک کا فیصلہ ہے, حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور نہ حکومت خوش ہوگی میرے خیال میں اس فیصلے سے. دوسری بات آپ نے بالکل صحیح کہی کہ بینکوں کی آمدنیوں میں اضافہ ہوگا, اور بینک مطلب جو ہے کوئی سرمایہ کاری نہیں کریں گے, وہ سرمایہ کاری کریں گے صرف اور صرف گورنمنٹ کے پیپر کو خریدنے میں. یعنی کہ حکومت کی تنہا جو ڈیمانڈ ہے کریڈٹ کی, اس دفعہ آپ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ 4.5 ٹریلین بورو کرے گی, تو اتنی ڈیمانڈ ہے, اس کے ہوتے ہوئے کسی کو صنعت لگانا یا بزنس کو دینا وہ تو وارے ہی نہیں کھاتا. وہ اتنی ڈیمانڈ اس کے پورا کرنے کے لیے بھی اسٹیٹ بینک ان کو قرضہ دیتا ہے کہ بھائی حکومت کو قرضہ دے دو. تو ہمارا نظام بہت بگڑا ہوا ہے, اور یہ ایک دم سے چھومنتر سے تو ٹھیک ہونے کا نہیں. ابھی تو جو ہمارے سامنے منزل ہے وہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے فنڈ کا پروگرام ملے اور ہم اس تکلیف دہ صورتحال سے گزریں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ جو اب آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے, عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ساری چیزیں لکھ کے طے ہو جاتی ہیں, اس کے بعد عمل درآمد ہوتا ہے, عمل درآمد میں کمی ہو تو پھر ریویو جب ہوتے ہیں 6th اور 7th جیسے ریویو ابھی ہوا ہے, تو اس کے بعد پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ اگلی ٹرانچ دینی کہ نہیں دینی. میرا سوال آپ سے ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط جو ہے نا جو پہلے سے معاہدہ چیزیں لکھ کے دی ہیں اوور اینڈ ابو ہو رہی ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اب تو وہ باقر سعید بھی نہیں رہے جو اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے جنہیں کہا جا رہا تھا وہ اس طرح ہے, اب حکومت کی کیا اتنی مجبوری آ گئی کہ ہر بات آئی ایم ایف کی ماننا, اور دوسرے الفاظ میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا پیکیج کہتے ہیں آئی ایم ایف کا, ایسا تو نہیں ہے پیچھے امریکن ہیں وہ سخت شرائط رکھ رہے ہیں ہم پہ اوپر؟ جی دیکھیے میرے پاس ساری معلومات نہیں ہیں احتشام بھائی, لیکن ایسی صورتحال میں ہم آن کے پھنس گئے ہیں جس میں آئی ایم ایف کا پروگرام ناگزیر ہو گیا ہے, اور وہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں, اور ماضی کے بھی سارے جو کمیاں رہی ہوں گی ان کا بھی حساب باق کرنا چاہ رہے ہوں گے. اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم دیکھیں نا ابھی پھر آپ کا ڈالر جو ہے وہ روپی ویک ہونا شروع ہو گیا ہے. ابھی تھوڑی سی بہتری لگی تھی اور ہر کوئی سمجھ رہا تھا کہ بھئی یہ فنڈ سے معاملات نمٹ گئے اس وجہ سے ہوگا, لیکن فنڈ کا پروگرام کے متعلق فنڈ نے تو کوئی ابھی تک کلمہ خیر اس کے متعلق نہیں ادا کیا ہے. اور ابھی مفتاح صاحب نے اور اپنے انجینئر خرم دستگیر صاحب نے یا بلکہ مصدق صاحب نے ایک دن پہلے یہ کہا تھا کہ جی بس یہ 1-1.5 ہفتے کی بات ہے. تو مطلب ہم تو اسی انتظار میں ہیں. ڈاکٹر صاحب آئی ایم ایف تو یہ کہا تھا کہ بجٹ منظور ہونے کے بعد آپ کی یہ 2 ٹرانچ ملا کے تقریباً کلوز ٹو $2 بلین دے دیں گے. بجٹ بھی منظور ہو گیا ہے, اب کیا مسئلہ ہے؟ اور احتشام صاحب خبر یہ ہے کہ وہ ایم ای ایف پی بھی آ گیا تھا. تو اب مطلب یہ تو مجھے سمجھ بھائی دیکھیں اگر جب انہوں نے ایم ای ایف پی آپ کے ساتھ انہوں نے شیئر کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب اسٹاف لیول پہ تو باتیں طے ہو گئی ہیں نا, لیکن وہ اتنا بھی جو ہے نہیں منہ کھول رہے یا نہیں بتا رہے ہمیں کہ جناب اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو. ڈاکٹر صاحب ایک شرط یہ بھی لگائی تھی انہوں نے کہ سارے صوبوں کی کنکرنس ان کی مرضی بھی شامل ہوگی. کے پی گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس پہ سائن نہیں کر رہی تھی, آپ نے دیکھا انہوں نے بھی سائن کر دی, آج وہ بھی طے ہو گیا, حکومت کا اور کے پی کا معاہدہ ہو گیا. اس کے باوجود آئی ایم ایف پتہ نہیں کیا چاہ رہا ہے. نہیں دیکھیں مطلب یہ نوک پلک تو آخر وقت تک, یعنی کہ جب تک وہ پرچہ تقسیم کریں بورڈ ممبرز
کے درمیان اس وقت تک چیزیں جو ہیں نا وہ اس میں شامل کی جا سکتی ہیں، لیکن اگر ایک دفعہ پرچہ تقسیم ہو گیا پھر کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے. تو اس مرحلے میں اور آج جہاں کھڑے ہیں ہم اس دوران کے اندر کم از کم یہ تو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا ہے. صحیح. تو اسٹاف لیول ایگریمنٹ نہ ہونا وہ میرے لیے جو ہے محل نظر ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب صورتحال یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بین الاقوامی مارکیٹس میں بھی آئل پرائسز کم ہونا شروع ہو گئی ہیں، گندم کی جو پرائسز ہیں وہ کم ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ عوام کو اس حوالے سے کوئی ریلیف دے سکے، کیونکہ IMF کی شرائط بھی ہیں، تو ملے گا کوئی، آپ کو لگتا ہے عوام کو ریلیف؟ سونیا دیکھیں، پہلے تو یہ ابھی کچھ اپنے معاملات درست کریں گے. ابھی جو پیٹرولیم لیوی انہوں نے لگانی ہے وہ معمولی سی لگائی ہے، شاید 14 روپے کی یا کتنی، جو 50 تک جانی ہے. تو اگر کوئی کمی آنی شروع ہوگی تو میرا خیال ہے کہ ایک حصہ تو یہ اپنے پاس رکھیں گے اور پیٹرولیم لیوی بڑھا دیں گے، کچھ شاید دینا بھی شروع کر دیں. تو یہ تو پیٹرولیم پرائسز کی بات ہو گئی. اس سے ہٹ کر تو کوئی چیز مانے نہیں ہے. اگر مطلب آج کہا بھی ہے مفتاح صاحب نے کہ اگر گھی کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو ایک دن کے اندر وہ بھی کم ہو جائیں گی، گندم بھی کم ہو جائے گا. بہت ساری چیزوں کا انہوں نے کہا جو ضروری چیزیں ہیں ان کی قیمتوں کے اندر کمی جو ہے وہ آنی شروع ہو جائے گی. تو میں امید رکھتا ہوں کہ یہ صحیح بات ہو اور آنے والے دنوں کے اندر، کیونکہ جو اشیاء کی قیمتیں ہیں، کموڈیٹی پرائسز جو ہیں وہ تقریباً جو ہیں 120 انڈیکس سے کوئی 105 یا 100 کے قریب آ چکی ہے. بالکل. تو یہ اچھی خبر ہے ہمارے لیے. صحیح. اور ہماری امپورٹ کاسٹ بھی کم ہوگی. اس میں ڈاکٹر صاحب جو کیچ ہے نا، جو مجھے ذاتی طور پہ لگ رہا ہے، مفتاح اسماعیل تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جی گندم کی پرائسز کم ہو گئی ہیں، انٹرنیشنل پرائسز پٹرول کی کم ہو گئی ہیں، اس کے بعد کھاد کی پرائسز بھی فرٹیلائزر کی کم ہو گئی ہیں، اور بلکہ انہوں نے آج اعلان کر دیا کہ 150 روپیہ فی لیٹر گھی جو ہے نا وہ اس کو ہم کم کر رہے ہیں. اسی طرح تقریباً یہی فگر 150 کا وہ بتا رہے تھے کہ جی شاید وہ ڈالر کے حوالے سے بھی آ جائے گا کہ وہ بھی کم ہو جائے گا اپنا پیٹرول. میرا ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال ہے، لوگ ایک خبر تھی اگلے دن کسی گورنمنٹ کے اہلکار کی طرف سے، وزیر یا کسی آدمی کی طرف سے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی آئل پرائسز کا کم ہونا حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرے گا، اس لیے کہ بجٹ کا جو بنایا ہے اس کا بیسس جس بنیاد پہ رکھا ہے، ہم نے تو ایک سیٹ فگر رکھ دیا ہے کہ ہم نے اتنی پیٹرولیم لیوی لگا کے اتنا بڑھانے کے بعد ہمیں اتنا پیسہ ملے گا. اگر ہمیں پرائسز کم کرنی پڑتی ہیں، جیسے آج آپ دیکھ لیں وہ جو کروڈ ہے وہ ہو گیا ہے 99.50 پر ڈالر، اور اسی طرح ٹیکساس والا جو ہے برنٹ ہے وہ آ گیا ہے 96 پہ. تو ان حالات میں ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے لیے مشکل ہوگا جو بجٹ میں طے کیا فگر وہ دینا پڑے گا لوگوں کو؟ اگر ریلیف دینا پڑا تو وہ مشکل ہو جائے گا حکومت کے لیے. جی میں یہی آپ سے عرض کر رہا تھا شاہ بھائی کہ حکومت پہلے تھوڑا تھوڑا اپنے پاس رکھے گی تاکہ پیٹرولیم لیوی کے اندر جو ابھی گیپ ہے 50 روپے تک لے گئے، اور اگر انہوں نے 14 روپے لگائی ہے تو اب 36 روپے ابھی انہوں نے اور لگانی ہے. تو یہ تھوڑا تھوڑا جو ہے اپنے، اگر 10 روپے پرائس کم ہو رہی ہے تو یہ 5 روپے خود رکھ لیں گے، 5 روپے کنزیومر کو پاس کر دیں گے. میں سمجھ رہا ہوں کہ اس طریقے سے انہیں کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنا جو بجٹ کا ایسٹیمیٹ ہے ریونیو کا وہ بھی خراب نہ ہو، ورنہ پھر اگلے معاملے کے اندر IMF کے ساتھ پھر کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اور پھر آپ کو ایسے وقت میں کوئی مشکل فیصلہ کرنا پڑے گا جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی. تو یہ بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ یعنی قیمتیں، ایک گروپ ہے جو کہہ رہا ہے کہ قیمتیں $65 پہ آنے والی ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں 80 سے نیچے نہیں آئیں گی. لیکن 80 پر بھی آ جائیں تو ہمارے لیے بہت بڑا ریلیف ہے. بالکل، کیونکہ ہم نے تو 130 تک پہ خریدا ہے، تو مطلب یعنی ہمارے لیے $50 فی بیرل کی جو ہے ریلیف آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ سال سوا سال کی گورنمنٹ ہے اور یہ سال سوا سال کے اندر اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ اب کہہ سکیں کہ معیشت کسی حد تک مستحکم ہوئی ہے یا سٹیبلٹی آئی ہے اور الیکشن میں بھی گورنمنٹ نے جانا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ دینے کے لیے ہوگا؟ دیکھیں، دے تو یہ اتنا رہے ہیں، اور اس میں بھی جو ہے جب بھی کچھ دینے کا اناؤنس کرتے ہیں تو مجھے کھٹکا لگتا ہے کہ بھئی اس کے متعلق یہ جو ابھی تک نہیں آ رہا فنڈ سے تو اس میں کوئی مزید الجھاؤ نہ پیدا ہو. اب یہ جو
अपने 300 रुपये जो कम की है यूनिट वाली जो है पंजाब के लिए 100 यूनिट। जी 100 यूनिट नहीं 300 यूनिट तक अच्छा। उन्होंने कहा है कि पंजाब में जो है ना वो इस पे से जनाब कोई मुफ्त दी जाएगी, ये हमजा शहबाज ने ऐलान किया है। इस पे भी कहा जाता है कि उनकी रिजर्वेशन तो है IMF की। नहीं, लेकिन देखें IMF की राय एक तो ये कि फिलहाल तो रोक दिया गया है, लेकिन अगर ये ज़िमनी इंतखाबात के बाद इस ऐलान को दोबारा करेंगे जो वाज़े है, तो ऐसी सूरत के अंदर ये मसला उठेगा कि वो जानना चाहेंगे कि भाई इसकी फंडिंग आप कैसे करेंगे। तो अगर जैसा मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने ये कहा है कि ये बजटेड इनिशिएटिव है, तो अगर बजट में शामिल है और ठीक है डॉक्टर साहब, हम आपकी आवाज़ सही तरह से सुन नहीं पाते। शाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आपको क्या लगता है इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मुआशी चैलेंजेस है, इससे गवर्नमेंट निकल पाएगी, निमटना आसान होगा? देखिए, कोशिश तो कर रहे हैं, जहाँ तक दयानतदारी की बात करनी चाहिए, जहाँ तक एफर्ट करने की बात है कर भी रहे हैं, और ना भी करें, हम ना भी माने तो ये बात माननी होगी कि सियासी तौर पे उनके बड़ी पॉलिटिकल कॉस्ट देनी पड़ रही है। अभी देखिए सोनिया, 33% इन्फ्लेशन होगी, महंगाई 33%, ये इतनी ज़्यादा है कि इसने कमर तोड़ दी हर आदमी की। अभी आप देख लें, हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं कि जी लोअर मिडिल क्लास तो ख़त्म हो गई है, तेज़ी से मिडिल क्लास भी ख़त्म हो रही है। तो अब इन हालात में हुकूमत के पास ऑप्शन बड़े लिमिटेड हैं। अब IMF के प्रोग्राम में ना जाते तो उनकी खतियाँ ख़त्म नहीं होनी थी। मेरा कंसर्न ये है, और वही डॉक्टर साहब का भी कंसर्न है, जो बात कर रहे हैं। जी हाँ, डॉक्टर साहब आप ज्वाइन भी कर चुके हैं दोबारा से। अभी सब लोग ये कह रहे हैं कि 33% जो महंगाई इन्फ्लेशन हो गई हमारे यहाँ, ये किसी के काबू में नहीं है, इसको कम करना। हुकूमत रिलीफ देने की कोशिश भी करे तो शायद इतना कुछ नहीं कर सकती। डॉक्टर साहब, जो अपनी बात आती है बेल्ट टाइटनिंग, अपने खर्चात कम करना, अपने रिसोर्सेज बढ़ाना, अपनी क्या कहते हैं इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेशन उसकी करना, टैक्सेशन बेस को बड़ा करना, इस तरफ मैं देख रहा हूँ कि एक अरसे से कोई जिसको कहते हैं सही मानों में कदम उठाने चाहिए, सेल्फ रिलायंट की तरफ जाना, वो नहीं है। हर हुकूमत यही कहती है कि कहाँ से कितना पैसा मिल जाए। वो उसके आप देख लें, पहले इमरान खान साहब दौड़ते थे, अब शहबाज साहब देख लें, सऊदी अरब भी गए, UAE भी गए, चाइना जाने की बात है, उसके बाद हमारे आर्मी चीफ भी होके आते हैं। तो सवाल ये है कि जी जो काम कर सकते हैं उस तरफ हम क्यों नहीं जा रहे? बहुत उम्दा सवाल है एहतशाम भाई। एक तो देखें ना कि ये हुकूमत एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, मतलब इसकी 1 साल की मुद्दत के अंदर वो सिवाय इस काम के कि थोड़ा सा जो इस वक्त ड्रिफ्ट है इकोनॉमी में उसको संभाल ले और उसको मुस्तहकम कर दे, इसके सिवा वो कुछ नहीं कर सकती। ये तो जब इंतखाबात के बाद नई हुकूमत आएगी और जिसके पास अवामी मैंडेट होगा, उसके पास ये सलाहियत होगी और ये क़ुव्वत होगी कि अगर वो चाहता है कि जनाब हम बुनियादी फ़ैसले करें जिससे, जैसा आपने कहा, खुद इन्हसारी को फ़रोग़ मिले, और ये कि हमारी जो इस वक्त इतनी हमारी मतलब कहते हैं ना कि हमारी इकोनॉमिक सॉवरेंटी हमारे हाथ में नहीं है, तो हम उसको वापस अपने हाथ में ला सकें। और उसका एक ही हल है एहतशाम भाई, मैं आपसे बता दूं, हमारे सारे मसाइल की जड़ जो है वो हमारा अपने जो वसाइल हैं, अपनी जो आमदनी है उससे ज़्यादा अखराजात का करना है। बिल्कुल। और मुस्तकिल जो है कर्जे की मईशत को हम चला रहे हैं। जब तक ये चलता रहेगा, कर्जे लेते रहेंगे, लोगों के सामने हाथ फैलाते रहेंगे, बाहर के भी और अपने भी। और आपने देखा इस दफा जो आपके पास नेट रेवेन्यूज हैं सूबों को देने के बाद 5 ट्रिलियन, ठीक है जी, उसमें से 4 ट्रिलियन जो है आप इंटरेस्ट पेमेंट्स में दे रहे हैं। ठीक है। अब सवाल ये कि कब हम अपने पांव पर खड़े होंगे। माजरत के साथ मुझे ब्रेक पर जाना है। डॉक्टर वकार मसूद खान साहब हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इशूज पर भी बात करेंगे।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इक़्तिदार में थी तो उस वक्त की अपोजिशन यानी PMLN और हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुसलसल ये इल्ज़ामात लगाए जाते रहे कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है हम पर केसेस बना के। लेकिन हमने देखा अदालतों की जानिब से भी कुछ इस तरह के रिमार्क्स सामने आते रहे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि राना सनाउल्लाह का केस, आपको याद होगा 15 किलो हेरोइन का केस डाला गया था उस वक्त की गवर्नमेंट की जानिब से। और आपको याद होगा कि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर रहनुमा शहरियार आफरीदी साहब ने खड़े होकर कलमा पढ़ा था और ये कहा था कि जान अल्लाह को देनी है, और ये कहा था कि वीडियो मौजूद है राना सनाउल्लाह साहब की। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब ने एक प्रोग्राम में ये तस्लीम किया कि राना सनाउल्लाह पर झूठा केस डाला गया। उन्होंने कहा कि राना साहब के साथ ज्यादती हुई और वो केस नहीं बनना चाहिए था। क्विकली जरा सुनिएगा कि राना सनाउल्लाह के बारे में क्या कहा फवाद चौधरी साहब ने, फिर इस पर बात करते हैं। जी एहतशाम साहब, कभी भी नहीं करना चाहिए। बड़े अफसोस की बात है। अब फ़ायदा क्या है कि इतना नुकसान हो गया, 6 महीने उनको जेल काटनी पड़ी राना सनाउल्लाह साहब को। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के ज़मानत होती है। मतलब शाहरियार आफरीदी कुरान उठा के और जनाब कलमा पढ़ के बातें कर रहे हैं और वीडियो मौजूद है। किसको नहीं पता कितना ज़ोर शोर से इस मसले को उठाया गया था। और आज फवाद चौधरी साहब का कंसीड करना कि गलत था। और फिर साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी वो तो एक जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी वहाँ पे भी उन्होंने गिला किया था राना सनाउल्लाह साहब ने, यानी इन दोनों हुकूमत में आने के बाद। वो इनडायरेक्टली वही कह रहे हैं कि जी हमने नहीं किया, किसी और ने किया था, यानी पॉलिटिकल गवर्नमेंट। लेकिन मेरा ख्याल है ऑनरशिप तो हुकूमतों की होती है। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। सुनिए, फवाद चौधरी साहब आज कहें कि जी मैंने उस वक्त भी कहा था, कहा से खबरें आती पहले आती, इस तरह की चीज़ें छुपती नहीं है। गवर्नमेंट में थे, इस तरह की कोई बात नहीं आती। पूरी हुकूमत PTI की पूरी हुकूमत ने जोर लगाया था, कहा था कि जी ये जेन्युइन 101% सही जो है ना वो हेरोइन वाला केस है। बिल्कुल। सवाल ये है कि जी इतना अर्सा गुजरने के बाद ये कहना ठीक है, इसका फायदा राना सनाउल्लाह को जरूर होगा, होना भी चाहिए। और इस तरह से फिर आप अपनी रेपुटेशन खराब करते हैं जिस तरीके से आप लोग कहते हैं इस तरह बाकी आपने सारे केसेस बनाए वो भी गलत बनाए होंगे। तो मेरा ख्याल है ये इस स्टेज पे इकरार कर देना कोई ऐसी बात नहीं है। असल बात थी उस वक्त बात करते। सीनियर सहाफ़ी तर्जियाकार अनवर रजा भी हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच अनवर, आपके वक्त का भी। अनवर, इतना बड़ा केस बना दिया जिसकी ज़ाहिर आइन में एक संगीन सजा भी है कानून में, और अब आकर कह देना, हालांकि पूरी एक देखें हिस्ट्री निकाल के इनकी 3 साल दौरे हुकूमत में जितने भी बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस थे सबके बारे में अदालत के ये रिमार्क्स हैं कि इन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, कुछ साबित नहीं हुआ। क्या कहेंगे फवाद चौधरी साहब के इस बयान के बाद? देखिए, पहले तो बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की इमेच्योरिटी थी कि उन्होंने उस वक्त ये इस तरह का मुकदमा बनाया। अगर ये फैसला किसी और का भी था तो आप लोगों को अपोज करना चाहिए था। ना सिर्फ मुकदमा बनाया, नेशनल कैबिनेट जी पूरी पार्टी के इसको ओन किया कि हाँ ये हुआ वाकया। और फिर श्याम साहब आप देखें पार्लियामेंट के अगर आप तकद्दुस की बात करते हैं तो आप फ्लोर ऑफ द हाउस शहरियार आफरीदी साहब ने कुरान पाक की बात की और कहा कि ये मुकदमा बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि आपके भी जो डोरें थी वो किसी और के हाथ में थी। अगर आप जमहूरी हुकूमत के होने का दावा करते हैं तो आपने फिर एक फेक मुकदमा जो अब आपने उसको तस्लीम किया उसका फ़ायदा को नहीं है। और फवाद चौधरी साहब को वो बात वहीं पे करनी चाहिए थी। और अगर वो असूल की बात करते हैं, हक और सच की बात करते, तो फिर उन्हें इस बात पर स्टैंड लेना चाहिए था। ठीक है, वो अपने ओहदे से रिजाइन ना भी करते, लेकिन कम से कम अपनी पार्टी की साख, अपनी बका के लिए याद के उन्होंने इस बारे में अनवर रजा के बाकी प्रोग्रामों में किसी जगह पे उन्होंने इसको डिनाई किया है। विविडली जो मुझे याद आता है उन्होंने डिफेंड किया था मुख्तलिफ जगहों पे। श्याम साहब, हमारे यहाँ ये एक बड़ा अलमी है कि जब हम हुकूमत से उतरते हैं, अपोजिशन में आते हैं, तो फिर हम अपने जो गलतियां होती हैं उनको तस्लीम भी करते हैं। हालांकि ये भी एक जुर्म है। आप बताएं ना कि आप जब हुकूमत में थे, आपके पास इख्तियार था, तो उस वक्त आपने इस मामले को अपोज क्यों नहीं किया? देखिए, जग हसाई एक हुई, दूसरा राना सनाउल्लाह के साथ जो हुआ, अब मुझे बताएं 6 माह की जो जेल उन्होंने काटी है, क्या वो वापस आ जाएगी? उसका हिसाब कौन देगा? और तीसरा, फिर आपने अपनी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज किया है। अगर अब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई सही मुकदमात भी कायम किए होंगे, लोग उसे भी मानने को तैयार नहीं होंगे और लोग कहेंगे कि जिस तरह आपने राना सनाउल्लाह को कहा के साथ किया, इसी तरह आपने शायद नवाज शरीफ और दिगर मुकदमात भी बनाए होंगे। हालांकि अगर कोई मुकदमात सच्चे भी होंगे लोग इसको तस्लीम नहीं करेंगे। अनवर रजा, एक राना सनाउल्लाह को इस बात का एक और भी फ़ायदा होगा। आपने देखा है उनके बारे में ये मशहूर किया गया जी इन्होंने 14 लोगों का मर्डर किया है, इन्होंने 20 लोगों का मर्डर किया है, इन्होंने जनाब पूरा हेरोइन का कारोबार करते हैं। और भाई अगर इतना बड़ा वो कारोबार करते थे तो आप एक
10 आउंस जो है ना वो उसका ही मुकदमा जायज़ बना लेते हैं, उनका हेरोइन का वो भी नहीं किया। बल्कि अभी मेरा ख्याल है आपके काउंटर deny कर प्रोडक्टिव रहे हैं। हुआ है, इसका बड़ा पीटीआई को नुकसान हुआ है और इसका सियासी तौर पे राना सनाउल्लाह को उनकी पार्टी को बहुत फायदा हुआ। एक और अहम मामला है एहतशाम साहब, नैब जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान की तारीख के अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुतनाज़ तरीन इदारों में से एक इदारा है और उसके चेयरमैन भी सबसे मुतनाज़ रहे हैं, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब। मुसलसल हमने देखा कि अपने टेन्योर के अंदर वो इल्ज़ामात की जद में रहे, चाहे सियासी वाबस्तगी के इल्ज़ामात हों, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के इल्ज़ामात हों। हालिया एक और अहम मामला बतौर सरबरा लापता अफराद कमीशन भी जावेद इकबाल साहब बड़े मुतनाज़ हुए और उन पर कोई छोटा इल्ज़ाम नहीं है एहतशाम साहब, एक खातून को हिरासा करने का इल्ज़ाम है और ऐसी खातून से मुताल्लिक कहा जा रहा है जिसका शौहर लापता हो गया और अपने शौहर की गुमशुदगी की शिकायत लेकर जावेद इकबाल साहब के पास गई और उन्होंने उसको हिरासा किया। कल ये मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में डिस्कस हुआ, उनको पहले भी बुलाया गया, आज भी बुलाया गया, वो पेश नहीं हुई। एहतशाम साहब, एहतसाब करने वालों का एहतसाब कौन करेगा? आपको लगता है कि ये दो खवातीन जो हैं, एक तो हैं आमना मसूद साहिबा और एक तैयबा गुल, इनकी दादरसी होगी? सोनिया, अब तक तो 75 सालों में हमने यही देखा कि अशराफिया हो, बड़े लोग हों, जो मर्जी कह के दे कैन गेट अवे विद इट, किसी पे इल्ज़ाम लगा दें, किसी को जाली केस में बंद कर दें और उन पर सज़ाएँ दिलवाएँ। नैब के बारे में तो जिस तरह चीज़ें सामने आ रही हैं तो मेरा ख्याल है पीटीआई का केस धराम से नीचे आ रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जिस अंदाज से हर बड़ी जिसको कहते रिलीफ मिला, वहाँ से जाके ख्वाजा आसिफ हों, ख्वाजा साद रफ़ीक हों, खुर्शीद शाह साहब हों, बाकी लोग हों, आपने देखा 6-6 8-8 महीने हर आदमी को जेल में रखने के बाद वहाँ से कहा गया झूठे मुकदमे हैं। मेरा ख्याल है उसके बाद से जावेद इकबाल साहब के बारे में हरासा करने वाली बात जो है ना ये बड़ी खौफनाक है और ज़ाहिर सी बात है इससे तो मेरा ख्याल है बहुत से लोगों के बारे में जो है ना वो सामने चीज़ें आएंगी। लेकिन मेरा ख्याल है जो लोग तो इस अंदाज से देखेंगे कि भी ये केसेस भी इसलिए बनाए जाते थे कि शायद मोटिव्स कुछ और था, किसी के और के कहने पे बनाए जाते थे। मेरा ख्याल है यहाँ पे भी बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट पीटीआई के लिए होगी क्योंकि जाहिर है लगाया उन्होंने ही था मिलके जावेद इकबाल साहब को, लेकिन कंटिन्यू इन्होंने करवाया। तो मेरा ख्याल है मतलब ये है कि अब होना क्या चाहिए, कोई सही मानों में सोनिया कोई तहकीकात हो जिन लोगों का। अब ये मिसिंग पर्सन वाला मामला तो जिस अंदाज से हुकूमत भी दिलचस्पी ले रही है, उसके बाद अदालतें भी लेती हैं और ख़ास तौर पे हमने देखा अतर मिनाल साहब जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो इस हवाले से बड़ा सख्ती से बात करते हैं, बल्कि उन्होंने तो कह दिया कि अगली पेशी में इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर को बुलाएंगे। अगर बताया ना कि जो लोग अगवा किए गए आगे पीछे उनको नहीं लाया गया। मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ा धब्बा लगेगा नैब के चेयरमैन के ऊपर जिस तरह की बातें आ रही, अनलेस के चीज़ें प्रूव हों, कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर जाया जाए, साबित किया जाए कौन गलत कौन सही। आपको लगता है अनवर के सही मानों में तहकीकात हो पाएंगी? और आपको ये भी लगता है कि उस वक्त चूंकि पीटीआई की गवर्नमेंट थी, कहीं ना कहीं सिस्टम भी तहफ़्फ़ुज़ देता है ऐसे लोगों को? एक खातून दादरसी के लिए आपके पास आई है, उल्टा उसकी दादरसी सुने या फिर उसको हिरासत करना शुरू कर दे, ऐसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए? देखिए सोनिया, एक तो इदारों पर से आवाम का एतमाद ख़त्म होता जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि नैब जैसे इदारे में आपने देखा फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट बहुत ज़्यादा हुई है कि जिनके केसेस थे उनको आपने प्री बार गेन के ज़रिए कहा कि इनको सेटल करते हैं, फिर अंडर द टेबल जो आईओस थे उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हैं, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये बड़ा सेंसिटिव मामला है तैयबा गुल वाला। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये मामला आया है और 2 मरतबा जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को बुलाया नहीं गया। आज उन्होंने एक ख़त लिख दिया है चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान को कि वो नहीं आ सकते, वो छुट्टियों पर हैं। हालांकि उन्हें आना चाहिए और तैयबा गुल आज आई और उन्होंने बताया कि उनकी किस तरह वीडियो बनाई गई, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। अनफॉर्चुनेटली शाम साहब मुझे ये लगता है कि ये मामला भी शायद ना जो सुर्ख फाइलों की नज़र हम कहते थे कि हो गया, शायद ये भी मामला दब जाएगा क्योंकि कोई ना कोई जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के लिए टेलीफोन कॉल कर देगा या किस तरह कर देगा। मुझे लगता है कि एक हाइप क्रिएट हुई है मीडिया में, हर जगह मौजूद है। क्योंकि मैं आपको एक बात बोलूँ शाम साहब, मैं पहले भी कहता था हम भी ज़रा वो बिटवीन द लाइन्स बात करते हैं। ये जावेद इकबाल साहब अकेले भी नहीं हैं, इनके साथ को मुकामी लोग भी मौजूद हैं। लोग से मुराद मेरी कि यहाँ पर जो बासर शख्सियात है वो भी इनका हिस्सा रही हैं। मैं आपको बताऊँ, फिर ये भी प्रूव किया जाना चाहिए कि इनके घर का किराया कौन अदा करता रहा है। फिर ये भी प्रूव किया जाना चाहिए जब ये बाहर जाती रही हैं तो उनको बाहर डॉलर्स कौन देता रहा है, उनको सहूलतकार कौन कौन है। देखिए अगर आप इनको इन्वेस्टिगेट कौन करेगा मुझे बताएं, हम करेंगे, आप करेंगे? हम अथॉरिटी तो नहीं है, हम तो सिर्फ ये है कि चीज़ों की मसाइल की निशानदेही करते हैं ताकि हम अपने इस मुल्क की परेशान कुन बात है कि 3.5 पौने 4 सालों में एक भी केस फाइनलाइज नहीं हुआ। किसी पे आपने देखा फर्द जुर्म नहीं लगी,
किसी के ऊपर आप कितना कहा गया शहबाज साहब के खिलाफ कोई ठीक चीज़ है। अभी तक सामने नहीं आई, तो मेरा ख्याल है इसका भी नैब के इदारे को बड़ा नुकसान हुआ, हुकूमत की साख को पिछले बिल्कुल, और आप यही सब कुछ होता रहा एहतेशाम साहब, तो ये अवाम का जो एतबार है वो मुकम्मल तौर पर इदारों से उठ जाएगा। फिर अवाम कहाँ जाए, उनकी दादरसी कौन करे, ये बड़ा अहम सवाल है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर रज़ा, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, थे हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।